नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। भूमिका। ज्यामिति का एक लंबा और शानदार बहुमूल्य इतिहास है। जब शब्द ज्यामिति यूनानी शब्द जियोमेट्री का अंग्रेजी तुल्य है। जियो का अर्थ है भूमि और मैट्रिक अर्थात है मापन। इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय से ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला, शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई। इनमें वह अवसर भी सम्मिलित है जो खेतिहर की भूमि की परिसीमाओं को बिना किसी शिकायत की संभावना रखते हुए अंकित किया जाता है। वैभवपूर्ण राजभवनों, मंदिरों, झीलों, बांध और नगरों के निर्माण कला और वास्तुकला ने इन अवधारणाओं को और उजागर किया है। आजकल भी कला, मापन, वास्तुकला, इंजीनियरिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग आदि सभी रूपों की ज्यामितीय अवधारणाओं का प्रभाव देखा जा सकता है। आप विभिन्न प्रकार की वस्तु जैसे बॉक्स, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल में लंच ले जाने वाले खाने के डिब्बे, गेंद जिससे आप खेलते हैं आदि को देखते हैं। उसका प्रयोग भी है। इस सभी वस्तुओं के भिन्न भिन्न आकार होते हैं। बोतल आप प्रयोग करते हैं कि पेंसिल जिसमें आप लिखते हैं सीधी है। चूड़ी एवं रुपए का सिक्का एक गेंद चित्र गोल प्रतीत होते हैं। यहाँ आप रोचक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे जो आपके चारों ओर उपस्थित आकारों के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने में आपकी सहायता करेगा। बिंदु। कागज का एक पेंसिल के नुकीले सिरे पर एक चिन्ह अंकित कीजिए। सिरा जितना नुकीला होगा, चिन्ह उतना ही सूक्ष्म छोटा होगा। लगभग एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु की अवधारणा का आभास कराएगा। बिंदु की स्थिति निर्धारित करना। यदि आप किसी कागज पर मान लीजिए 3 बिंदु अंकित करते हैं तो आपको भेद बताने की आवश्यकता होगी। इसके लिए आप अंग्रेजी के बड़े अक्षर ABC से व्यक्त कर सकते हैं। प्रयास कीजिए। रेखाखंड। एक कागज को मोड़िए और फिर उसे खोलिए। क्या आपको कोई मोड़ का निशान दिखाई देता है? इससे रेखाखंड की अवधारणा का आभास होता है। इसके 2 अंत बिंदु AB हैं। एक पतला धागा लीजिए, इसके दोनों सिरों पर कसकर पकड़िए ताकि धागे में कोई ढील न रह सके। यह एक रेखाखंड निरूपित करता है। हाथों से पकड़िए सिरे इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं। रेखाखंड के निम्न कुछ उदाहरण हैं। अपने आसपास के रेखाखंडों के कुछ अन्य उदाहरण देने का प्रयास कीजिए। A से B तक का सबसे छोटा रास्ता क्या है? A B दोनों जोड़ने वाला एक सबसे रास्ता जो संलग्न आकृति 4 पॉइंट पर दर्शाया गया है एक रेखाखंड है। इसे BA से व्यक्त किया जा सकता है। बिंदु A और B रेखाखंड की अंत बिंदु हैं। प्रयास करें। एक रेखा कल्पना कीजिए A से B तक रेखाखंड AB को आगे एक दिशा में और B आगे दिशा की ओर बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए। आपको रेखा लाइन का एक उदाहरण प्राप्त हो जाएगा। क्या आप सोचते हैं कि आप कागज पर पूरी रेखा खींच सकते हैं या नहीं? परिच्छेदी रेखाएं। संलग्न आकृति 4.4 में देखिए। इसमें 2 रेखाएं हैं, L1 और L2 दर्शाई गई हैं। ये दोनों रेखाएं P बिंदु से होकर जाती हैं। हम कहते हैं कि रेखाएं L1 और L2 P पर प्रतिच्छेदित करती हैं। ये 2 रेखाएं एक उभयनिष्ठ बिंदु को वह प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाओं के कुछ अन्य उदाहरण। प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म और कुछ उदाहरण ज्ञात करने का प्रयत्न करें। इन्हें कीजिए। समांतर रेखाएं। आइए आकृति 4.6 दर्शाई गई इमेज देखें। इसका ऊपरी सिरा ABCD सपाट है। क्या आप कुछ रेखाखंड और बिंदु रेखा पा सकते हैं? क्या यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं? हाँ, AB और BC बिंदु B प्रतिच्छेद करती हैं। कौन सी रेखाएं A पर प्रतिच्छेद करती हैं, कौन सी रेखाएं C पर प्रतिच्छेद करती हैं और कौन सी D पर प्रतिच्छेद करती हैं? ऐसी रेखाएं
जो पदछेद नहीं करती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सोचिए, चर्चा करें और लिखिए। आप समांतर रेखा और वहाँ देखते हैं और उन्हें 10 उदाहरण याद करने का प्रयत्न कीजिए। यदि दो रेखाएं ए बी और सी डी समांतर हो तो उनमें सांकेतिक रूप से ए बी पैरेलल होगा सी डी। लिखिए, लिखते हैं। यदि दो रेखाएं L1 और L2 समांतर हैं तो L1 पैरेलल होगा L2 के। लिखते हैं। क्या आप नीचे दी गई आकृति में समांतर रेखाएं बता सकते हैं? किरण के कुछ अन्य निम्नलिखित मॉडल हैं। किरण रेखा का एक भाग है। यह एक बिंदु से आरंभ होती है और एक दिशा के बिना किसी अंत की विस्तृत होती रहती है। यदि किरण दी हुई आकृति को देखिए, किरण पर दो बिंदु दर्शाए गए हैं। हम इसे AP से व्यक्त करते हैं। सोचिए, चर्चा करें और लिखिए। प्रयास करें। साधारण आकृति 4.9 एक विकर्ण ओ से प्रारंभ होती है, ए से होकर जाती है या बिंदु AB से होकर भी जाती है। क्या आप OB भी कह सकते हैं? क्यों? यहाँ OA और OB एक ही किरण को दर्शाते हैं। प्रश्नावली 4.1 वक्र। क्या आपने कभी कागज या पेंसिल टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींची हैं? ऐसा करने के लिए आकृतियाँ प्राप्त होती हैं, वह वक्र कहलाती हैं। इनमें से कुछ आकृतियों को आप कागज पर बिना पेंसिल उठाए रूलर का प्रयोग किए बिना बना सकते हैं। ये सभी आकृतियाँ वक्र हैं। आम भाषा में वक्र अर्थ सीधा नहीं, गणित की वक्र भी हो सकती है, जैसा कि ऊपर में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, आकृति 4.10 वक्र और स्वयं अपने काट रही हैं, जबकि वे वक्र स्वयं को नहीं काटते। यदि आप वक्र स्वयं को न काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। 5 सरल वक्र बनाइए, 5 जो सरल ना हो। एक आकृति में स्थितियाँ। एक टेनिस कोर्ट में कोर्ट रेखा से उसे 3 भागों में बांटती है। ये भाग रेखा के एक ओर, रेखा के एक ओर और रेखा के दूसरी ओर। आप एक ओर से दूसरी ओर बिना रेखा को पार किए नहीं जा सकते। आपके घर की परिसीमा घर को सड़क से अलग करती है। आप परिसर को अंदर पड़े की परिसीमा को परिसर से बाहर की बात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बंद वक्र से संबंधित 3 भाग होते हैं जो एक वक्र से पृथक होते हैं। बहुभुज। नीचे दी गई आकृतियाँ को देखें। आप इनके बारे में क्या कह सकते हैं? ये बंद आकृतियाँ वक्र हैं। यह एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न है? आकृतियाँ 4.13 में कुछ विशेषताएं हैं। यह केवल रेखाखंडों से ही बनी होती हैं। ये आकृतियाँ बहुभुजीय कहलाती हैं। अतः आकृति बहुभुजीय होता है जब एक सरल बंद आकृति हो, केवल रेखाखंडों से ही बनी होती हो। 10 अलग अलग आकृतियों वाले बहुभुज बनाइए। इन्हें कीजिए। शीर्ष भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण। संलग्न आकृति 4.14 को देखिए। आपको बहुभुज कहने के लिए कुछ कारण दीजिए। एक बहुभुज को बनाने में रेखाखंड की भुजाएं कहलाती हैं। बहुभुज ABCDE को भुजाओं के नाम क्या हैं? तो किस क्रम में लेकर बहुभुज का नाम रखा गया है? इसकी भुजाएं AB, BC और CD, DE और EA। तो भुजाएं जहाँ मिलती हैं उसे बिंदु को बहुभुज का शीर्ष कहते हैं। क्या आप उपरोक्त ABCDE अन्य शीर्षकों के नाम बता सकते हैं? कोई भी 2 भुजाएं जिनमें से उभयनिष्ठ अंत बिंदु हो बहुभुज की असंत भुजाएं कहलाती हैं। AB और BC असंत भुजाएं हैं। AB और BC बारे में आप क्या कह सकते हैं? बहुभुज की एक ही भुजा के अंत बिंदु असंत शीर्ष कहलाते हैं और ED असन्न शीर्ष, जबकि
और डी सन शीर्ष नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि क्यों? उन शीर्ष को लीजिए जिनको आसन्न नहीं होता। ऐसे शीर्ष को मिलाने में रेखाखंड बहुभुज की विकर्ण कहते हैं। संलग्न आकृति में रेखाखंड ए सी ए डी ई डी बी ई और सी ई बहुभुज को विकर्ण कहते हैं। 4.2 कोण। जब कोने बनते हैं तो कोण बनते हैं। यह भी आकृति 4.16 में दी गई है, जहाँ एक बांस का ऊपरी सिरा कब्जा लगे के एक दरवाजे की तरह है। बांस किनारे एडी के दरवाजे के किनारे एबी के दो किरणों एडी और एपी के रूप में कल्पना की जा सकती है। इन दोनों किरणों में एक उभयनिष्ठ अंत बिंदु ए है। यह कहा जा सकता है कि ये दोनों किरणें एक कोण बना रही हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों में से एक कोण बनाता है। कोण को बनाने वाली दो किरण रेखाएं भुजाएं कहलाती हैं। उभयनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को कोण का शीर्ष कहलाता है। इस कोण को हम किस प्रकार के नामांकित कर सकते हैं? हम केवल यह कह सकते हैं कि ओ पर एक कोण है और विशिष्टता के लिए हम कोण की दोनों भुजाओं पर एक बिंदु लेकर उसके शीर्ष को लेकर कोण का नाम लिख सकते हैं। इस प्रकार कोण को पी ओ क्यू नाम दे सकते हैं। अच्छा तरीका यह है कि कोण पी ओ क्यू से व्यक्त किया जाए। सोचें, चर्चा करें और लिखें। इन्हें कीजिए। फोर पॉइंट 3 त्रिभुज। एक 3 भुजा वाला बहुभुज वास्तव में यह सबसे भुजाओं वाला बहुभुज है, सबसे कम भुजा वाला बहुभुज है। संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज को देखिए। त्रिभुज ए बी सी सांकेतिक रूप से त्रिभुज ए बी सी लिखते हैं। भुजाएं 3 हैं। इनमें कितने कोण हैं? इस त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, ए बी बी सी और सी ए। इसके 3 कोण हैं, कोण ए बी सी, कोण बी सी ए और कोण ए बी सी। बिंदु ए बी सी त्रिभुज के शीर्ष कहलाते हैं। प्रश्नावली 4.4 चतुर्भुज। 4 भुजा वाला बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है। इसकी 4 भुजाएं 4 कोण होते हैं। एक त्रिभुज की तरह आप इसके अभ्यंतर को देख सकते हैं। इस विधि को देखने के लिए जिस क्रम में चतुर्भुज के शीर्ष नाम लिखे जा सकते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी की 4 भुजाएं ए बी बी सी और सी डी और डी ए। इसके 4 कोण, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। किसी चतुर्भुज ए बी सी डी ए बी बी सी आसन्न भुजाएं हैं। या क्या आप आसन्न भुजाओं के अन्य युग्म लिख सकते हैं? ए बी और डी सी सम्मुख भुजाएं कोण ए और कोण सी चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोण कहलाते हैं। कोण डी बी भी सम्मुख कोण है। स्वाभाविक है कि कोण ए और कोण बी आसन्न कोण हैं। अब आप आसन्न कोण के अन्य युग्म लिख सकते हैं। प्रश्नावली 4.5 वृत्त। आप अपने पर्यावरण के अन्य वस्तुएं पाएंगे जो गोल होती हैं, जैसे पहिया, चूड़ी, सिक्का इत्यादि। गोल आकृतियों के अनेक प्रकार प्रयोग किए जा सकते हैं। भारी इस्पात की ट्यूब को खींचने में अपेक्षाकृत लुढ़कना अधिक सरल होता है। वृत्त एक सरल बंद वक्र है जो बहुभुज नहीं होता है। इसके कुछ विशिष्ट गुण हैं, इन्हें कीजिए। वृत्त के भाग। संलग्न आकृति 4.24 में केंद्र सी वाला एक वृत्त ए पी बी एम वृत्त पर स्थित कुछ बिंदु हैं। आप देखेंगे कि सी ए, सी बी और सी पी सी एम आपस में बराबर हैं। प्रत्येक रेखाखंड सी ए, सी बी और बी सी, सी पी और सी एम वृत्त की एक त्रिज्या है। त्रिज्या वह रेखाखंड है जो वृत्त को एक स्थित बिंदु को दूसरे उसके केंद्र से जोड़ता है। इसी आकृति में सी पी और सी एम एक ऐसी त्रिज्या है जो बिंदु पी सी एम एक ही रेखा में है।
पी एम वृत्त का एक व्यास कहलाता है। व्यास उसकी त्रिज्या का दोगुना होता है। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की एक जीवा कहलाती है। किसी सरल वक्र की तरह आप एक वृत्त के अभ्यंतर और बहिर्भाग के बारे में सोच सकते हैं। वृत्तीय क्षेत्र में वह भाग जो दो त्रिज्याओं और सघन चाप से घिर कर बनता है त्रिज्याखंड कहलाता है। वृत्त की एक जीवा और संगत चाप घिरा वृत्तीय क्षेत्र का भाग वृत्ताखंड कहलाता है। वृत्त के अंत चली गई दूरी परिधि कहलाती है। इन्हें कीजिए। प्रश्नावली 4.6 हमने क्या चर्चा की।